जय हिंद फ्रेंड। तो ये नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं चैप्टर 4 का, इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी, है ना। भारत की परमाणु नीति, इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी, भारत की परमाणु नीति। सो अनदर क्रूशियल डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंडरटेकन बाय इंडिया इन मे 1974। तो मई 1974 में आप लोग सब जानते हैं कि भारत जो है पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करता है ना, मई 1974 में। उसी समय भारत अपना पहला परमाणु विस्फोट करता है। नेहरू हैड ऑलवेज पुट हिज फेथ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रैपिडली बिल्डिंग ए मॉडर्न इंडिया। तो नेहरू जो हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में पहले से ही उनका काफ़ी विश्वास रहता है, और इसलिए वो उसमें काफ़ी फोकस रखते हैं कि अगर अगर भारत को एक मॉडर्न इंडिया बनाना है तो इसमें बहुत ज़्यादा शामिल होना होगा। So, a significant component of his industrialization plans was the nuclear program initiated in late 1940s under the guidance of होमी जे भाभा, है ना। तो एक्चुअली होमी जहांगीर भाभा जो है वो लेट 1940s में ही, है ना, उनके गाइडेंस में न्यूक्लियर प्रोग्राम इनिशिएट किया जाता है ना। सो जो उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्लान था, है ना, नेहरू जी का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान था, तो उसका एक बहुत ही बड़ा कंपोनेंट था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम इनिशिएट किया जाता है, स्टार्ट कर दिया जाता है। कब? लेट 1940s में ही, है ना, आज़ादी के तुरंत बाद, अंडर द गाइडेंस ऑफ होमी जहांगीर भाभा। होमी जे भाभा भारत के एक बहुत ही वेल नॉन साइंटिस्ट थे, आप लोग सब जानते होंगे, इनके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा। इंडिया वांटेड टू जनरेट एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस। तो भारत परमाणु एनर्जी का उपयोग करना चाहता था शांतिपूर्ण मुद्दों के लिए, शांतिपूर्ण लाभ के लिए। नेहरू वॉज अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स। नेहरू जी जो थे वो न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ में थे। सो ही प्लीडेड विद द सुपर पावर्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर डिसर्मामेंट। तो एक्चुअली ये जो दोनों सुपर पावर्स थे, जो बड़े बड़े कंट्रीज़ थे, है ना, उसके सामने ये बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं कि न्यूक्लियर डिसर्मामेंट किया जाए, है ना, न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म किया जाए, है ना, परमाणु निशस्त्रीकरण किया जाए। हाउएवर द न्यूक्लियर आर्सेनल केप्ट राइजिंग, बट ऐसा होता नहीं है, और न्यूक्लियर जो आर्सेनल है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। When Communist China conducted nuclear tests in October 1964, the five nuclear weapon powers, the US, USSR, UK, France, and China, Taiwan then represented China, also the five permanent members of the UN Security Council, tried to impose the Nuclear Non-Proliferation Treaty of 1968 on the rest of the world, है ना। तो जो कम्युनिस्ट चाइना है वो क्या करता है, कम्युनिस्ट चाइना न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर लेता अक्टूबर 1964 में। तो 1964 में कम्युनिस्ट चाइना परमाणु परीक्षण कर लेता है। नाउ इसके बाद क्या होता है कि 5 न्यूक्लियर वेपन पावर, तो जो 5 ऐसे देश जो न्यूक्लियर वेपन की शक्तियाँ रखते हैं, कौन कौन से? यूएस, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस एंड चाइना, है ना। उस समय ताइवान देन रिप्रेजेंटेड चाइना, तो उस समय चीन का रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा था? ताइवान कर रहा था। ये जो 5 कंट्रीज़ है ना, और यही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स भी हैं, है ना। सो अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के यही हैं। तो ये 5 कंट्री ये इम्पोज करना चाहते हैं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी, ये बहुत फेमस है ना। तो ये परमाणु अप्रसार संधि, है ना, एनपीटी, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 में पूरी दुनिया पे थोपना चाहते हैं। इंडिया ऑलवेज कंसिडर्ड द एनपीटी एज डिस्क्रिमिनेटरी एंड रिफ्यूज टू साइन इट। तो इसमें क्या रहता है एनपीटी में कि ये 5 दिन जिन्होंने परमाणु परीक्षण कर लिया है, तो ये तो परमाणु शक्ति बन गया है, दुनिया में और कोई देश, अब इन 5 को छोड़ के और कोई देश परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। ये बड़ा क्लासिक है भाई। खुद तो ये लोग परमाणु परीक्षण कर लिया, अब बोल रहे भाई हम लोग तो कर लिए, तुम लोग मत करो, है ना। सो दुनिया का और कोई देश नहीं गए। सो भारत को ये हमेशा लगता है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये गलत है, और भारत इस एनपीटी को साइन करने से मना कर देता है, रिफ्यूज कर देता है। व्हेन इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इट वाज टर्म्ड एज पीसफुल एक्सप्लोजन। तो भारत जब अपना पहला परमाणु परीक्षण करता है तो इसे शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया जाता है, पीसफुल एक्सप्लोजन। India argued that it was committed to the policy of using nuclear power only for peaceful purposes, है ना। तो भारत ये कहता है कि वह अणु शक्ति को सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के इस्तेमाल में करने की अपनी नीति के प्रति दृढ़ संकल्पित है ना। सो इंडिया इज कमिटेड फॉर पीसफुल पर्पस, न्यूक्लियर पावर ओनली फॉर पीसफुल पर्पस।
द पीरियड व्हेन द न्यूक्लियर टेस्ट वाज कंडक्टेड वाज ए डिफिकल्ट पीरियड इन द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। तो जब ये न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, ये हमारे देश के जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है उसमें काफ़ी ये चैलेंजिंग टाइम था, काफ़ी डिफिकल्ट टाइम था। Following the Arab-Israel War of 1973, the entire world was affected by the oil shock due to the massive hike in the oil prices by Arab nations। तो अरब इसराइल की जो वॉर होती है ना 1973 में, तो इसमें इंटायर वर्ल्ड जो है वो ऑयल शॉक है ना, ऑयल का झटका लगता है पूरी दुनिया को, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस जो अरब कंट्रीज़ हैं वो अचानक बहुत बढ़ा देते हैं। इट लेड टू इकोनॉमिक टर्मोइल इन इंडिया रिजल्टिंग इन हाई इन्फ्लेशन। और इस चीज़ों के कारण भारत में बहुत टर्मोइल हो जाता है और यहाँ महंगाई बहुत बढ़ जाती है। सो एज यू विल रीड इन चैप्टर 6, मेनी एजुटेशंस वेयर गोइंग ऑन इन द कंट्री अराउंड दिस टाइम इंक्लूडिंग ए नेशन वाइज रेलवे स्ट्राइक। तो आप आगे पढ़ेंगे चैप्टर 6 में कि उस समय ऑलरेडी भारत में भी बहुत उथल पुथल, राजनीतिक उथल पुथल चल रहा होता है और भारत में एक रेलवे का भी स्ट्राइक होता है पूरे भारतवर्ष में उस समय रहता है। So although there are minor differences among political parties about how to conduct external relations, Indian politics is generally marked by a broad agreement among the parties on national integration, protection of international boundaries and question of national interest, है ना। तो जबकि भारत में माइनर डिफरेंसेस रहते हैं, राजनीतिक दलों के बीच में थोड़े बहुत डिफरेंसेस रहते हैं, बट जो विदेश नीति है उसके प्रति थोड़े बहुत डिफरेंसेस रहते हैं, बट जो इंडिया की जो राजनीति है वो जनरली कुछ चीज़ों पे एग्रीमेंट रहता है, एक ब्रॉडर एग्रीमेंट रहते हैं सारे दलों के बीच में। किन किन मुद्दों पे? राष्ट्रीय अखंडता, नेशनल इंटीग्रेशन के मुद्दे पे, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा के मुद्दे पे, और जो राष्ट्रहित के मुद्दे होते हैं उन पे जनरली सारी पार्टियों के बीच में एक सामंजस्य रहता है। So therefore, we find that in the course of the decade of 1962-1971, when India faced 3 wars, or even later, when different parties came to power from time to time, foreign policy has played only a limited role in party politics। तो इसलिए हम देखते हैं कि भारत में इन कोर्स ऑफ डिकेड ऑफ 1962 से 1971, ये 10 साल में भारत में 3 वॉर होते हैं, है ना। उसके बावजूद और इसके बाद में भी देखा जाता है कि डिफरेंट पार्टीज अलग अलग समय में पावर में आते हैं, लेकिन ये भारत की जो विदेश नीति है उसमें ये ज़्यादा पार्टी पॉलिटिक्स नहीं किया जा करते हैं। सो नाउ फास्ट फॉरवर्ड, जो इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम है, भारत का जो परमाणु कार्यक्रम है, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। इंडिया हैज़ अपोज्ड द इंटरनेशनल ट्रीटीज एम्ड एट नॉन प्रोलिफरेशन सिंस दे वेर सेलेक्टिवली एप्लीकेबल टू द नॉन न्यूक्लियर पावर्स एंड लेजिटिमाइज्ड द मोनोपोली ऑफ 5 न्यूक्लियर वेपन पावर्स। तो जैसा मैंने बताया कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रीटीज जो नॉन प्रोलिफरेशन, ऐसा नहीं कि इंडिया चाहता नहीं है, इंडिया चाहता है कि परमाणु एटॉमिक चीज़ों का नॉन प्रोलिफरेशन, न्यूक्लियर चीज़ों का प्रोलिफरेशन ना हो, इसका बढ़ाव ना हो, बट उसमें क्या है, जो ये ट्रीटीज है, जो नॉन प्रोलिफरेशन के जो ट्रीटीज़ बन रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें सेलेक्टिवली अप्लाई किए जा रहे हैं। इस सेलेक्टिवली अप्लाई किए जा रहे हैं कि जो 5 कंट्रीज़ हैं न्यूक्लियर वेपन पावर, इनकी मोनोपोली रहे और बाकी कंट्री ना बनाए। तो इसके कारण इंडिया इसके साथ नहीं रहता है। Thus, India opposed the indefinite extension of NPT in 1995 and also refused to sign Comprehensive Test Bans Treaty। तो इंडिया जो एनपीटी का जो है एक्सटेंशन जो है, इसका एनपीटी का एक्सटेंशन रहता है 1995 तक, तो इसको भारत इसका भी विरोध करता है, और जो सीटीबीटी होती है भारत इसका भी विरोध करता है। एक सीटीबीटी भी एक इसी क्षेत्र में एक ट्रीटी है। सो इंडिया कंडक्टेड ए सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन मई 1998। तो भारत 1998 के मई में परमाणु परीक्षण करता है, काफ़ी सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट, है ना, डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स कैपेसिटी टू यूज़ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर मिलिट्री पर्पस। और ये दिखाता है दुनिया को कि भारत न्यूक्लियर एनर्जी का मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान सून फॉलोड देयर बाय इंक्रीजिंग द वल्नरेबिलिटी ऑफ द रीजन टू ए न्यूक्लियर एक्सचेंज। और इसके बाद तुरंत पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर दिया। इससे क्षेत्र में परमाणु युद्ध की आशंका को और बल मिल जाता है। The international community was extremely critical of the nuclear tests in the subcontinent and sanctions were imposed on both India and Pakistan which were subsequently waived। तो इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी होती है वो भारत और पाकिस्तान के द्वारा जो दोनों के द्वारा किए गए न्यूक्लियर टेस्ट के लिए वो काफ़ी आलोचनाएं करती है, और वो न्यूक्लियर टेस्ट के कारण इन दोनों देशों पे सैंक्शन लगा देती है, आर्थिक सैंक्शन लग जाते हैं जो बाद में फिर हटा दिए जाते हैं। इंडियाज़ न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन of credible minimum nuclear deterrence professes
no first use, and reiterates India's commitment to global, verifiable, and non-discriminatory nuclear disarmament, leading to a nuclear weapons free world. है ना? तो जो भारत की परमाणु नीति है उसमें यह बात की दोहराई गई है कि भारत वैश्विक स्तर पर लागू और भेदभावहीन परमाणु निशस्त्रीकरण, है ना, डिजर्मामेंट, न्यूक्लियर डिजर्मामेंट, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, भेदभाव से जो रहित न्यूक्लियर डिजर्मामेंट है उसके लिए भारत प्रतिबद्ध है ना। और भारत चाहता है कि परमाणु जो विश्व हो वो परमाणु हथियारों से मुक्त हो, तो भारत एक ऐसा वर्ल्ड चाहता है। और भारत नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को भी, पहले भारत कभी प्रयोग नहीं करेगा, परमाणु हथियार रखेगा लेकिन इन हथियारों का पहला प्रयोग भारत नहीं करेगा, है ना। इट इज़ फॉर डेटरेंस, इंडिया इसको डेटरेंस के लिए रखा है कि तुम हम पे हमला ना करो, क्योंकि हमारे पास भी परमाणु बम है, इसलिए हमने रखा अगर तुम हम पे हमला करोगे तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम पहले किसी भी समय हम परमाणु हमला नहीं करेंगे, भारत का ये मानना। नेक्स्ट इज शिफ्टिंग अलायंसेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, है ना, विश्व राजनीति में बदलते समीकरण। As you will read in chapter 6 and also in chapter 8, many non-Congress governments came to power in the period starting 1977. तो 1977 के बाद से बहुत सारे राज्यों नहीं, सॉरी, पूरे देश में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स आई है बहुत सारी। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन वर्ल्ड पॉलिटिक्स वॉज चेंजिंग ड्रामेटिकली। व्हाट डिड इट मीन फॉर इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन? तो ये उस समय था जब दुनिया में वर्ल्ड पॉलिटिक्स थी वो भी काफ़ी ड्रामेटिकली तरीके से चेंज हो रही थी, है ना, काफ़ी नाटकीय बदलाव आ रहे थे दुनिया में भी। The Janata Party government that came to power in 1977 announced that it would follow genuine non-alignment. तो जनता पार्टी की जो सरकार आती है 1977 में वो अनाउंस करती है कि वो जेन्यून तरीके से गुट निरपेक्षता की जो पॉलिसी है ना, उसको फॉलो करेगी, सच्ची गुट निरपेक्षता। दिस इम्प्लाइड दैट द प्रो सोवियत टिल्ट इन द फॉरेन पॉलिसी विल बी करेक्टेड। तो इसका मतलब हुआ कि जो भारत का जो गुट निरपेक्ष पॉलिसी, भारत की गुट निरपेक्षता थी लेकिन वो थोड़ा इंडिया टिल्टेड था सोवियत की तरफ, तो जो भारत की विदेश नीति सोवियत की तरफ टिल्टेड है इसको थोड़ा कोर्स करेक्शन कर दिया जाएगा। सिंस देन ऑल गवर्नमेंट्स, कांग्रेस और नॉन कांग्रेस, हैव टेकन इनिशिएटिव्स फॉर रिस्टोरिंग बेटर रिलेशंस विद चाइना एंड एंटरिंग इनटू क्लोज टाइज विद यूएस। तो उसके बाद से या कोई सारी सरकारें, चाहे कांग्रेस की हो या बिना कांग्रेस की सरकार हो, कांग्रेस या नॉन कांग्रेस सरकार हो, भारत उन्होंने इस इनिशिएटिव लिया है कि चीन और यूएस के साथ थोड़े संबंध सुधारने की इनिशिएटिव्स लिया। In Indian politics and in popular mind, India's foreign policy is always very closely linked to two questions, है ना। भारतीय राजनीति में और लोगों के दिमाग में जो इंडिया की जो विदेश नीति है वो जनरली दो सवालों से जुड़ी होती है। एक, वन इज इंडिया स्टैंड विज़ पाकिस्तान एंड अदर इज इंडो यूएस रिलेशंस, है ना। तो भारत का पाकिस्तान के बीच में क्या स्टैंड है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या स्टैंड होगा, और भारत और यूएस में क्या रिलेशनशिप होगी, ये दो मुद्दों पर। So in the post-1990 period, the ruling parties have often been criticized for their pro-US foreign policy. 1990 के बाद जो है जो भी रूलिंग पार्टी है भारत में उसकी क्रिटिसिज्म हुई है कि वो थोड़ा प्रो-US फॉरेन पॉलिसी बना रहा। फॉरेन पॉलिसी इज ऑलवेज डिक्टेटेड बाय आइडियाज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। जो विदेश नीति है वो हमेशा राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखकर बनाया जाता है। इन द पीरियड आफ्टर 1990, Russia, though it continues to be an important friend of India, has lost its global preeminence, है ना। तो 1990 के बाद रूस जो है उसका थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय महत्व कम हो गया, दो ये भारत का एक बहुत ही अच्छा पार्टनर है ना, अभी भी इंपॉर्टेंट फ्रेंड है भारत का, बट इसका थोड़ा सा एमिनेंस कम हो गया। देयरफॉर इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी हैज शिफ्टेड टू ए मोर प्रो यूएस स्ट्रेटजी। इस कारण से भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो थोड़ा सा यूएस की ओर झुक गई है। Besides, the contemporary international situation is more influenced by economic interest than by military interest, है ना। तो इसके और इसको साथ साथ जो इंटरनेशनल सिचुएशंस जो भी हुए हैं, भारत का बेसिकली अब जो झुकाव है इंटरनेशनल सिचुएशंस है ये अब ज़्यादा इकोनॉमिक इंटरेस्ट से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है रदर देन बाय मिलिट्री इंटरेस्ट। मिलिट्री हित से ज़्यादा इकोनॉमिक हितों पे उनसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। सो दिस हैज़ ऑल्सो मेड एन इम्पैक्ट ऑन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस, है ना। तो इसका इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे भी काफ़ी असर आया। At the same time, Indo-Pakistan relations have witnessed many new developments during this period. इस समय में भारत और पाकिस्तान के बीच में भी काफ़ी संबंधों में विकास आया, डेवलपमेंट आया। While Kashmir continues to be main issue between the two countries, there have been many efforts to restore normal relations.
तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर अभी भी एक मुद्दा है, बट उसके बावजूद काफ़ी एफर्ट्स डाले गए हैं कि ताकि संबंध दोनों में नॉर्मल हो सके। दिस मीन्स दैट कल्चरल एक्सचेंजेस, मूवमेंट ऑफ सिटीजन्स एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन वुड बी इनकरेज्ड बाय बोथ द कंट्रीज। तो इसका मतलब है क्या कि जो सांस्कृतिक आदान प्रदान और नागरिकों का मूवमेंट एक देश से दूसरे देश में, और जो आर्थिक कोऑपरेशन है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इन दोस्त को इनकरेज किया जाएगा। डू यू नो, क्या आप जानते हैं दैट ए बस सर्विस एंड ए ट्रेन एंड एक बस सर्विस दोनों कंट्री के बीच में बहाल की गई थी। थोड़ा आप इस पर रिसर्च कर लीजिएगा, समझौता एक्सप्रेस, है ना। दिस हैज़ बीन ए मेजर अचीवमेंट ऑफ द रिसेंट टाइम्स। तो ये एक दोनों देशों के बीच में रिसेंट टाइम में थोड़ा एक मेजर अचीवमेंट माना जाता है। बट दैट कुड नॉट अवॉइड द नियर वॉर सिचुएशन फ्रॉम एमर्जिंग इन 1999। बट ये सर्विसेज के बाद भी जो 1999 में जो कारगिल कन्फ्लिक्ट हुई, तो वो लगभग एक पूरा युद्ध का माहौल बन गया था। ऑफ कोर्स वो लगभग युद्ध के माहौल बन गए और बट रुक गए, बट ऐसा माहौल तो ऐसा हो ही गया था। इवन आफ्टर दिस सेटबैक टू द पीस प्रोसेस, एफर्ट्स एट नेगोशिएटिंग ड्यूरेबल पीस हैज़ बीन गोइंग ऑन। तो यद्यपि ये पीस प्रोसेस के बीच बीच में ऐसे झटके आते रहे हैं, दोनों देशों के बीच में काफ़ी एफर्ट्स हैं और नेगोशिएशन चलते रहते हैं ताकि एक लंबे समय के लिए दोनों के देशों के बीच में शांति का माहौल और अमन कायम किया जा सके। तो ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है दोस्तों। जय हिंद।